ब्रेकिंग न्यूज। चेस ने कल सबके सामने मेलोडी के आगे अपना दिल खोलकर रख दिया और उसे बहुत ही बुरी तरह से रिजेक्शन मिला। एक मेंढक हंस का मांस खाने चला था, अपनी शक्ल भी आईने में नहीं देखता। वाकई बेहद मजाकिया है। कॉलेज की क्वीन मेलोडी का एक अलग ही लेवल है और चेस वो भला किस औकात में है। उसने खुद ही अपनी इस बेइज्जती को दावत दी थी। 18 साल की उम्र में ये मेरा कमरा था। मेलोडी के पीछे भागने के चक्कर में मेरे ग्रेड्स पूरी तरह से गिर गए थे। मुझे कॉलेज तक में एडमिशन नहीं मिला। मैंने मेलोडी को ग्रेड स्कूल में भेजने के लिए छोटे मोटे काम किए, लेकिन जैसे ही उसका एडमिशन हुआ उसने अपनी ही क्लास के एक लड़के को डेट करना शुरू कर दिया। इसलिए मैंने कसम खाई कि मैं अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा मुकाम हासिल करूंगा। नेशनल एग्जाम से ठीक एक महीना पहले मेलोडी को किए गए मेरे उस नाकाम प्रपोजल के ठीक अगले दिन मैं वापस आ चुका हूँ। मैं अपनी जिंदगी के सबसे बड़े टर्निंग पॉइंट वाले दिन पर दोबारा लौट आया हूँ। अपनी पिछली जिंदगी में मैंने एक लड़की के लिए अपनी इज्जत दांव पर लगा दी थी। मैंने अपने ही हाथों से अपना भविष्य तबाह कर लिया था। लेकिन इस बार मैं उस दूसरी लड़की की किस्मत बदलने जा रहा हूँ। वह एक ऐसी लड़की थी जिससे मैं अपने करियर के आखिरी दिनों में इत्तेफाक से मिला था। मुझे बाद में पता चला कि उसकी पूरी जिंदगी एक बेहद घुटन भरी त्रासदी थी। डॉक्टर साहब, प्लीज मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, मेरी माँ को बचा लीजिए। उसके पिता का साया बचपन में ही उठ गया था और उसकी माँ की किडनी फेल हो गई थी। इलाज के भारी भरकम खर्च को उठाने के लिए वो हर एक दिन कई जगहों पर काम करती थी, खुद को पूरी तरह निचोड़ देती थी, सिर्फ जिंदा रहने के लिए जी जान से लड़ती थी। आखिरकार बहुत ज्यादा थकान और लो ब्लड शुगर की वजह से उसका हार्ट फेल हो गया और वो हमेशा के लिए चली गई। उस साल वह सिर्फ 21 साल की थी। शुक्रिया, मुझे मेरी जवानी के इन सबसे बेहतरीन सालों को दोबारा जीने का एक और मौका मिला है। इस बार अगर कोई बेवकूफ़ बनेगा तो वो मेरे सामने दूसरे लोग ही होंगे। आंटी, जो मेरे एक बाउल अपने सिग्नेचर बीफ नूडल्स और साथ में एक टी एग लगा दीजिए। चेस, क्या तुम ठीक हो? कोई बेवकूफ़ी मत कर बैठना। मेलोडी ने तुम्हें रिजेक्ट किया, ये उसका अंधापन है, नुकसान उसका हुआ है। क्लास के वो जाहिल लोग जो बकवास कर रहे हैं उन पर ध्यान मत दो। खुद को घर में बंद मत करो। चलो आज रात इंटरनेट कैफे चलते हैं। मैं अपने यासुओ कैरेक्टर से तुम्हें गेम में कैरी करूंगा, तुम्हारा सारा गुस्सा शांत हो जाएगा। अपनी पिछली जिंदगी में ठीक इसी पल मैं एक लाश की तरह छत को घूर रहा था। मैंने मैक को ब्लॉक कर दिया था और वो बेचारा पूरी रात मेरी आंखों के नीचे काले घेरे लिए मेरे अपार्टमेंट के बाहर खड़ा रहा था। मैं ठीक हूँ, जल्द ही मिलते हैं। जवानी वही है जो बिना किसी बेवकूफ़ी के गुजारी जाए। अब लग रहा है कि जिंदगी जीने लायक है। आंटी जो, मेरा पेट पूरी तरह भर गया। आपके हाथ का स्वाद दिन ब दिन और बेहतर होता जा रहा है। आज भी वही पुराना परफेक्ट जायका है। अरे तो आखिरकार तुम्हें घर आने की फुर्सत मिल ही गई। मुझे तो लगा था कि तुम हमेशा के लिए बाहर ही भटकते रहोगे। अरे वाह मम्मी, आप तो अपने ही बेटे का सौदा बड़ी आसानी से कर रही हैं। वैसे वो बात, अरे रुको, तुम्हारे बालों को क्या हुआ है? और तुम्हारा वो मोटे कांच वाला चश्मा कहाँ गया? वो पुराना अजीब सा हेयर कट मेरी आंखों के आगे आ रहा था, इसलिए मैंने नया हेयर स्टाइल रख लिया। रही बात चश्मे की, तो अब मुझे उसके बिना भी बिल्कुल साफ दिखाई देता है। तो मम्मी बताइए, आपका बेटा हैंडसम लग रहा है या नहीं? बस करो बस करो, अपनी तारीफें खुद करना बंद करो और जल्दी से हाथ धोकर डिनर के लिए आओ। खाना तैयार है। मम्मी, आपके हाथ का खाना सच में लाजवाब है। किसी भी 5 स्टार शेफ से 10,000 गुना बेहतर है। धीरे खाओ, कोई तुम्हारा खाना छीन नहीं रहा है। थोड़ा और मीठ खाओ, देखो कितने दुबले हो गए हो। पापा मम्मी, मैं वादा करता हूँ कि आपका यह बेटा अब आपको कभी परेशान नहीं होने देगा। ये दौर मुझे मेरा पहला सबसे बड़ा मौका दे रहा है। तेजी से स्टार्टअप फंड खड़ा करने का यह बिल्कुल परफेक्ट जरिया है। लेकिन इस नए बिजनेस के समंदर में उतरने से पहले मुझे कुछ शुरुआती पैसों की जरूरत होगी। कहीं से तो पहला फंड जुगाड़ना पड़ेगा। इतने सालों में मैंने जो भी पॉकेट मनी और त्योहारों के पैसे बचाए थे वो कम से कम हजारों लाखों में होने चाहिए थे। लेकिन वो सब मेलोडी के लिए बबल टी, डिजाइनर बैग और बर्थडे गिफ्ट्स खरीदने में उड़ गए। सच में लड़कियों के पीछे भागने वाले कभी पैसे नहीं बचा पाते। अरे क्लास शुरू होने वाली है। चेस अभी तक नहीं आया क्या? नहीं तो अगर मुझसे पूछो तो कल सबके सामने रिजेक्ट होने के बाद शायद उसे यहाँ आने शर्म आ रही होगी। स्कूल आने की हिम्मत ही नहीं हुई होगी उसकी। हो सकता है। मेरा मतलब है, माना कि चेस दिखने में कोई खास नहीं है, वही मेंढक और हंस वाली बात, लेकिन फिर भी उसने पूरे 3 साल तक कॉलेज क्वीन के पीछे साए की तरह चक्कर काटे हैं। सबके सामने इस तरह बेरहमी से दुत्कारा जाना, अगर मैं उसकी जगह होता तो मेरा दिल पूरी तरह टूट जाता। मैं फिर कभी किसी को अपना मुंह कैसे दिखाता? आखिर चल क्या रहा है? रिजेक्ट तो मैंने उसे किया था, फिर उसका बर्ताव अब इतना रूखा क्यों है? मेरे सीने पर जैसे कोई भारी पत्थर सा रखा हुआ है। मैं हिल भी नहीं पा रही हूँ। वो आज नहीं आया। क्या सच में इसलिए क्योंकि कल मैंने उसे बहुत ज़्यादा कड़ा बोल दिया था? अरे भाई, ये क्या चक्कर है? ये हैंडसम लड़का कहाँ से आ गया? ये हमारी क्लास में कैसे पहुँच गया? ये तो दिखने में बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। क्या ये कोई नया ट्रांसफर स्टूडेंट है? इसका चेहरा तो कॉलेज के सबसे पॉपुलर लड़के को भी फीका कर दे। रुको, ये कुछ जाना पहचाना सा लग रहा है। हमारे स्कूल में ऐसा लड़का कब से आ गया? और ये चेस की सीट पर क्यों बैठा है? हटो हटो।
अरे नहीं, अरे नहीं, मिस्टर बेली होमवर्क चेक कर रहे हैं। चेस, तुम कहाँ ख्यालों में खोए हो? तुम्हारा इंग्लिश का होमवर्क कहाँ है? जल्दी करो और मुझे कॉपी करने दो। अब समय नहीं है। चेस रुको, क्या तुम मजाक कर रहे हो? वो चार आंखों वाला मोटे बालों वाला चेस ऐसा कैसे हो सकता है? ओ माय गॉड, इसके नैन नक्श को ध्यान से देखो। तेरी तो चेस के अलावा ये और कौन हो सकता है? वह चेस है। ये हैंडसम लड़का कौन है? गलत क्लास में आ गए भाई। अरे रुको, जो सीट पर बैठा है चेस, क्या इस लड़के ने कोरिया में प्लास्टिक सर्जरी कराई है? स्टूडेंट्स, नेशनल एग्जाम में अब ठीक 1 महीना बचा है। ये 30 दिन आपकी जिंदगी के सबसे महत्वपूर्ण और निर्णायक 30 दिन होने वाले हैं। 12 साल की कड़ी पढ़ाई का नतीजा इसी पर टिका है। मुझे आप में से हर एक का 100% फोकस चाहिए। मैं इतने सालों बाद दोबारा पैदा हुआ हूँ। मैं बिजनेस की जंग तो संभाल सकता हूँ, लेकिन हाई स्कूल के फिजिक्स और केमिस्ट्री के फॉर्मूले, मैं उनका एक एक शब्द भूल चुका हूँ। नेशनल एग्जाम 1 महीने में है। मैं तो बुरी तरह फंस गया है ना। अरे एक सेकंड रुको, मुझे ये सब आता है। जैसे ही मैं ध्यान लगाता हूँ और पीछे मुड़कर सोचता हूँ, मेरी पिछली जिंदगी की यादें बिल्कुल साफ हो जाती हैं, जैसे वो मेरे दिमाग में छप गई हों। क्या ये दोबारा जन्म लेने का एक और फायदा है? सब कुछ हूबहू याद आ जाना, फोटोग्राफिक मेमोरी। अब आएगा असली मजा। ये मॉक एग्जाम बेहद मुश्किल था, लेकिन हमारी क्लास के एक स्टूडेंट ने बहुत बड़ी तरक्की की है, और वह खास तारीफ का हकदार है। चेस, जिसने साइंस, कंपोजिट और बाकी सब्जेक्ट्स को मिलाकर 574 स्कोर किया है, जो पिछली बार से पूरे 30 नंबर ज्यादा है। ये क्या बकवास है? कॉलेज क्वीन से रिजेक्ट होने के बाद चेस? नहीं, सिर्फ उसका लुक ही आसमान नहीं छू रहा है, बल्कि अब तो वो पढ़ाई में भी गॉड मोड में आ चुका है। ये दिल टूटने का असर नहीं है, ये तो ऐसा लग रहा है जैसे उसने कोई छिपी हुई ताकत अनलॉक कर ली हो। चेस, इसे ऐसे ही बनाए रखो। अगर तुम नेशनल एग्जाम के लिए इसी रफ्तार को बनाए रखते हो, तो किसी टॉप टियर यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिलना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होगा। चेस, मुझे ये सवाल समझ नहीं आ रहा है, क्या तुम मुझे ये समझा सकते हो? अरे खुद कॉलेज क्वीन यहाँ ही है। जरूर, बिल्कुल आ जाओ, यहीं बैठ जाओ। मेलोडी, ध्यान से सुनो। फोर्स एनालिसिस के लिए सबसे पहले ग्रेविटी को डिकम्पोज करने के बाद इस इंक्लाइन को देखो। मेलोडी, क्या तुम सच में यहाँ ये सीखने आई हो? अरे हाँ हाँ, मैं सीखने आई हूँ। हो गया, बस इतना ही था इसमें। चेस, तुम्हारे ग्रेड्स अब इतने अच्छे हो गए हैं। तुम नेशनल एग्जाम के लिए किस शहर के बारे में सोच रहे हो? जिनलिंग यूनिवर्सिटी को छोड़कर कहीं भी? ये क्या बकवास है? क्या मैंने सही सुना? खुद कॉलेज क्वीन उसके पास आकर उसके प्लान्स के बारे में पूछती है, और वो सरेआम उसे मना कर देता है। सीधे मुंह कह देता है कि वो उस शहर में बिल्कुल नहीं जाएगा जहां वो जा रही है। यार चेस, तुम जो सुबह सुबह इतनी जल्दी बिस्तर से उठाकर सिर्फ अपना ये घर घर का खेल दिखाने लाए हो, तुमने ये सारे नींबू किस लिए खरीदे हैं? मोटे भाई, अपनी आंखें खोलो और ध्यान से देखो। इसे कहते हैं कम लागत वाला बिजनेस, लो कॉस्ट एंटरप्रेन्योरशिप। थोड़ा चक्कर देखो। ओ भाई, ये खट्टा और एकदम ठंडा झटका, ये तो बेहद शानदार है। इसके सामने बाहर मिलने वाली बाकी हर ड्रिंक कचरा लगती है। मैं तो गर्मी से मरा जा रहा हूँ। ये शापित मौसम, मेरा इंटरव्यू शुरू होने से पहले ही मुझे लू लग जाएगी। मुझे इतनी प्यास लगी है और यहाँ आसपास एक भी दुकान नहीं है। यह गर्मी मेरी जान ले लेगी। चेस, क्या यह सच में काम करेगा? हर कोई एग्जाम को लेकर टेंशन में है, हमसे ये अजीब सी ड्रिंक भला कौन खरीदेगा? मोटे भाई, नोट कर लो, मार्केटिंग का सबसे ऊंचा लेवल होता है सही मौके पर सही चीज देना। अरे भाई, तुम्हारे पास वो कौन सी जादुई ड्रिंक है? ये दिखने में बहुत रिफ्रेशिंग लग रही है। खास घर की बनी हुई मैश्ड लेमन टी, पूरी बर्फ से लोडेड। एक घूंट और ये आपको जगा देगी, पूरी तरह ठंडा कर देगी, अंदर तक तरोताज़ा कर देगी। गारंटी है कि ये आपके इंटरव्यू की परफॉर्मेंस को बढ़ा देगी। मुझे एक दे दो। कितने की है? 8 रुपये। 8 रुपये? इतने में तो दोपहर के खाने का पूरा टिफिन आ जाता है। भाई, जब तुम जिंदा भुनने वाले हो तो क्या अपनी जान के लिए 8 रुपये बहुत ज़्यादा हैं? 8 रुपये छोड़ो, मैं इसके लिए 18 रुपये देने को तैयार हूँ। यहाँ मेरी हालत ख़राब हो रही है। जल्दी से मुझे एक दे दो, खुले पैसे अपने पास ही रखो। अरे सुनो, एक मेरे लिए भी बचाना, मुझे भी चाहिए। बॉस, बॉस जल्दी करो भाई, कुर्सियां लगाओ यार, हमें टेन चाहिए। चेस, ये लो, इसे रखो, तुम ही इस बिजनेस का दिमाग हो, ये पैसे तुम्हारे हैं। चेस, तुम ये क्या कर रहे हो? हम भाई हैं, लेकिन हिसाब किताब बिल्कुल साफ होना चाहिए। ये कोई मुफ्त के पैसे नहीं है। अगले कुछ दिनों तक तुम मेरे साथ मजदूरी करने वाले हो और इसे बेचने में मेरी मदद करोगे। ये तुम्हारे पहले दिन की कमाई है। तेरी तो पूरे 400 रुपये। मैंने अपनी जिंदगी में कभी एक साथ इतनी पॉकेट मनी नहीं देखी। चस, आज से मैं तुम्हारा पक्का चेला हूं। अरे ओ मूर्ख मोटे भाई, तुम्हें अंदाजा भी नहीं है कि इस 400 रुपये के बदले तुम्हें कितनी कमरतोड़ मेहनत करनी पड़ने वाली है। 3 दिन और कुल मुनाफा पूरे 21,000 रुपये। मैक, यह तो बस हमारी पहली कमाई है। मेरे साथ जुड़े रहो, मैं तुम्हें सिखाऊंगा कि सही वक्त पर सही मौके का फायदा कैसे उठाते हैं। तुम तो कतई जानवर हो यार, मैं तो थकान से मर जाऊंगा। स्टॉक मार्केट में लगाने के लिए कैपिटल अब तैयार है। अब अगले 20 दिन सिर्फ और सिर्फ नेशनल एग्जाम को पूरी तरह से क्रैक करने के बारे में है। ये सच में बहुत कठिन है। मुझे कोई यहीं खत्म कर दो यार। पहले चेस उस कॉलेज क्वीन को एक नौकर की तरह खाना पहुंचाया करता था,
और वो शिकायत करती थी कि इसका स्वाद खराब है। अब पासा पूरी तरह से पलट चुका है। पिछले लगातार 10 दिनों से कॉलेज क्वीन खुद उसके आगे पीछे घूम रही है और हर सुबह उसके लिए नाश्ता लेकर आती है। और चेस हर बार उसे पूरी तरह से भाव नहीं देता। चेस, मैं आज तुम्हारे लिए नाश्ता लाई हूँ। ये मेरी मम्मी के हाथ के बने गर्मा गर्म स्टीम्ड सूप डम्पलिंग्स हैं। अभी भी गर्म है, तुम्हें इन्हें खा लेना चाहिए। शुक्रिया मेलुई, लेकिन मैं घर से नाश्ता करके आया हूँ, अब मुझसे और नहीं खाया जाएगा। तुम ही इन्हें रख लो। एक बार फिर रिजेक्शन। उसने खुद उसकी माँ के हाथ के बने डम्पलिंग्स को मना कर दिया। अपनी पिछली जिंदगी में मैंने आधी जिंदगी उसके लिए अपना दिल निचोड़ कर रख दिया था। बदले में मुझे कभी कुछ भी नहीं मिला। अब मैं उससे इस तरह बर्ताव करता हूँ जैसे वो कोई है ही नहीं। और महज 3 दिनों में ही वो खुद नाश्ता लेकर मेरे आगे पीछे भाग रही है। किस्मत का खेल भी कितना अजीब है। अब पढ़ाई का वक्त है। मेरा मकसद कोई मामूली यूनिवर्सिटी नहीं है। उस एलीट यूनिवर्सिटी के बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन प्रोग्राम को अभी देश की सबसे ऊंची A+ रेटिंग मिली है। मेरे बिजनेस एम्पायर को खड़ा करने के लिए वो बिल्कुल परफेक्ट जगह है। और सबसे ज़रूरी बात, मुझे वहाँ किसी को ढूंढने जाना है। एक ऐसी लड़की जिसका मुझ पर बहुत बहुत ज़्यादा उधार है। वो अभी भी मुझे ढूंढने आता है। मुझे पता था, वो चाहे मुझसे कितना भी नाराज़ क्यों ना हो, वो मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ेगा। अरे, तो तुम्हें घर आने का रास्ता याद आ ही गया। मिस्टर ग्रांट ने मुझसे कहा था कि मैं तुम्हारे एग्जाम पेपर्स ले आऊं और तुम्हारी गलतियों को सुधार दूं। लिविंग रूम ठीक रहेगा। चलो इसे जल्दी से खत्म करते हैं। सवाल नंबर 3। इसमें काइनेटिक एनर्जी थ्योरम और प्रोजेक्टाइल मोशन दोनों एक साथ है। तुम्हारी कंस्ट्रक्शन लाइंस यहाँ गलत हैं। उन्हें इस पॉइंट से शुरू होना चाहिए। इस सवाल को हल करने का तरीका यह है, सबसे पहले तुम्हें सवाल में दी गई कंडीशंस को पहचानना होगा। फिर हमने जो सीखा है उसे स्टेप बाय स्टेप अप्लाई करना होगा। चेस, क्या हम पहले की तरह नहीं हो सकते? चेस, थोड़ा तेज चलो, मुझे बहुत भूख लगी है। आया आया मेलोडी, देखकर चलो कि कहाँ जा रही हो। बस एक सीधा सा सेंटेंस। और उसने पूरे 6 साल तक मेरा बैग उठाया, और मैंने एक बार भी उसके दूसरे कंधे पर पड़े उस भारी बोझ पर ध्यान नहीं दिया। उन सभी सालों में मैं कितनी मतलबी थी, कितनी गलत थी। और अपनी उस मुस्कान के पीछे उसने न जाने कितना दर्द छुपा रखा था, जिसे मैंने बिना किसी परवाह के अपने पैरों तले रौंद दिया। बात यहाँ तक कैसे पहुँच गई? मैं इतनी बुरी कैसे हो सकती हूँ? चेस, मुझे माफ़ कर दो, मैं सच में बहुत शर्मिंदा हूँ। चेस, हमेशा तुम ही मेरी तरफ कदम बढ़ाते थे, लेकिन इस बार मेरी बारी है तुम्हारी तरफ कदम बढ़ाने की। मैं तुम्हें खुद से दूर नहीं जाने दूंगी। तुम्हारा एग्ज़ाम पास कहाँ है? एक बार फिर से चेक करो। क्या वो तुम्हारी जेब में है? अजी, सुनती हो? बाहर तो सोना सोना जैसी उमस भरी गर्मी है। तुम्हें क्या लगता है हमारा बेटा वहां दबाव में घबरा तो नहीं जाएगा? चिंता करना बंद करो। पिछले कुछ समय से उसके ग्रेड्स काफी अच्छे रहे हैं। उफ, ये गर्मी मेरी जान लेगी। अजी देखो, उधर देखो। क्या वो हमारा बेटा है? हाँ। माफ कीजिएगा, सुनिए, एग्जाम खत्म होने में अभी काफी समय बाकी है। आप इतनी जल्दी बाहर क्यों आ गए? क्या सवाल बहुत ज्यादा मुश्किल थे इसलिए आपने हार मान ली? मैं जल्दी बाहर सिर्फ इसलिए आया हूँ क्योंकि मेरे पैर लंबे हैं तो मैं तेज चलता हूँ। आपको क्या लगता है कि पिछले सालों के मुकाबले इस साल का एग्जाम आसान था या मुश्किल? मैडम, मैं पहली बार नेशनल एग्जाम दे रहा हूँ। मुश्किल की तुलना करने वाले इस सवाल के लिए शायद आपको एग्जाम हॉल के अंदर किसी ऐसे स्टूडेंट को ढूंढना पड़ेगा जो दोबारा ये एग्जाम दे रहा हो। तो फिर चूंकि आपने अपना पेपर जल्दी सबमिट कर दिया है, आपको क्या लगता है कि आपका एग्जाम कैसा गया? क्या आप अपने स्कोर का अंदाजा लगा सकते हैं? हाथ जेब में है और मुझे पता भी नहीं कि टक्कर का कोई सामने था भी या नहीं। ओए छोटे बदमाश, पूरे देश के सामने नेशनल टेलीविजन पर तुम्हारी हिम्मत तो देखो। एक रिपोर्टर को ऐसा करारा जवाब देने की जुर्रत? मम्मी, मम्मी, बस भी करो ना, चलो पहले कार में बैठते हैं, ये गर्मी मुझे मार डालेगी। स्कोर आ गए, स्कोर आ गए। क्लास का ग्रुप चैट पूरी तरह से भरा जा रहा है, जल्दी करो। वेबसाइट खोलो और अपना स्कोर चेक करो। चेस, तुम बस वहां चुपचाप क्यों खड़े हो? तुम इतने शांत कैसे रह सकते हो? मम्मी, जैसा मेरा एग्जाम गया है क्या मुझे चेक करने की भी जरूरत है? बस अच्छी खबर का इंतजार करो। पेकिंग यूनिवर्सिटी का एडमिशन ऑफिस। इससे अच्छा तो तुम हार्वर्ड कह देते। धोखेबाज मुझे बेवकूफ बनाने चले हैं, चलो भागो यहाँ से। मम्मी, क्या हुआ? मम्मी, वो सच में पेकिंग यूनिवर्सिटी का ही फोन था। चिंगहुआ यूनिवर्सिटी का एडमिशन ऑफिस। चेस, चिंगहुआ तुम्हें 20,000 युआन की सालाना स्कॉलरशिप, पूरी ट्यूशन फीस माफी और सीधे बैचलर से पीएचडी ट्रैक के साथ पोस्ट ग्रेजुएशन में पक्के एडमिशन का ऑफर दे रहा है। चेस, हम पेकिंग यूनिवर्सिटी वाले तुम्हें सालाना 50,000 का ऑफर दे रहे हैं। तुम अपनी शर्तें बताओ। शुक्रिया, मैं इसके बारे में सोचूंगा। शुक्रिया, मैं इसके बारे में सोचूंगा। डायरेक्टर हार्पर, नमस्ते। मैं जियांग यूनिवर्सिटी में बहुत दिलचस्पी रखता हूँ। मैं क्या क्या आप पक्का सच कह रहे हैं? चेस, रुको। चेस, चेस, मैं सीधे प्रेसिडेंट के पास गया था। अगर तुम आओ, एक मुश्त 2 लाख युआन की स्कॉलरशिप, यूनिवर्सिटी में तुम्हारे पूरे समय का सारा खर्च हमारा होगा, एक प्राइवेट सिंगल डॉर्म रूम पर्सनल कमरा मिलेगा और पोस्ट ग्रेजुएशन में पक्की सीट दी जाएगी। डील मंजूर। चेस, क्या तुम सच में शिया जियांग यूनिवर्सिटी जाना चाहते हो? तुम चिंगहुआ और पेकिंग यूनिवर्सिटी दोनों के ऑफर ठुकरा रहे हो।
हाँ, मैं चिंघुआ या पेकिंग नहीं जा रहा हूँ। शिया जियांग यूनिवर्सिटी के बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन प्रोग्राम को पिछले साल ही A+ रेटिंग मिली है, जो चिंघुआ के बराबर ही है। और सबसे ज़रूरी बात, मुझे एक नासमझ लड़की की किस्मत बदलने के लिए वहाँ जाना ही होगा। टॉपर बनने पर 50,000 युआन का इनाम। शुक्रिया पापा। अब मेरा स्टार्टअप फंड पूरी तरह से एक्टिव हो चुका है। अब असली तूफान शुरू होने वाला है। मेरी पिछली ज़िंदगी की यादें मेरे लिए हुक्म का इक्का है। जुलाई में ब्रोकरेज स्टॉक सबसे आगे रहेंगे। इस सेक्टर के लीडर स्टॉक में अपना पूरा पैसा लगा दो। अगस्त में एक खास स्टॉक आसमान छूने वाला है। सही मौके का फायदा उठाओ, अपनी पोजीशन बदलो और स्टॉक्स को स्वैप कर दो। चेस, क्या नेशनल एग्जाम के बाद तुम्हारा दिमाग पूरी तरह खराब हो गया है? हर दिन तुम खुद को कमरे में बंद करके कंप्यूटर को घूरते हुए गेम खेलते रहते हो। क्या तुम्हें अपनी आंखों की रोशनी बचाकर नहीं रखनी? जना इधर देखो, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, लगभग 1 मिलियन। जना, मुझे अपना दोबारा परिचय देने का मौका दो। तुम्हारा भाई अब स्टॉक मार्केट का भगवान बन चुका है। बिल्कुल लीगल इन्वेस्टमेंट है, एकदम साफ सुथरा पैसा। एक काम करो, वो बिना भविष्य वाली बेकार नौकरी छोड़ दो। हर महीने 10,000 मिलेंगे। मेरे लिए काम करना शुरू करो। तुमने कितने पैसे कहे? 10,000। मैं तैयार हूँ। मैं अभी जाकर उस घटिया नौकरी से इस्तीफा देकर आती हूँ। तो बॉस जियांग, कंपनी ने हमें असल में किस काम के लिए हायर किया है? शॉर्ट फॉर्म वीडियो बना के लिए। शॉर्ट फॉर्म वीडियो? वो क्या होता है? क्या सच में उससे पैसे कमाए जा सकते हैं? मैं जो चीज़ बनाने जा रहा हूँ वो पूरे इंटरनेट पर तहलका मचा देगी और आने वाले भविष्य को बदल कर रख देगी। यह अगले कुछ सालों की सबसे बड़ी लहर होने वाली है। बहुत बातें हो गई। अगर बॉस की बात समझ आ गई हो तो काम पर लग जाओ। तुम्हारी वर्क स्टेशन इस तरफ है। सारे इक्विपमेंट्स पहले ही खरीदे जा चुके हैं। मुझे आज दिन खत्म होने तक प्रोडक्शन प्लान का पहला ड्राफ्ट चाहिए। आपका टेस्ट बहुत शानदार है नौजवान। ये लेटेस्ट मॉडल पोर्श कायन है, लेकिन शोरूम से बाहर निकालने तक इसकी कीमत 1.3 मिलियन युआन है। क्या आप सोशल मीडिया के लिए कुछ तस्वीरें खींचना चाहते हैं, या फिर आप अपने घर के बड़ों के आने का इंतजार करेंगे ताकि वो बात कर सकें? मैं इसे खरीद रहा हूँ। माफ़ कीजिएगा, आपने क्या कहा? यह कार, फुल पेमेंट कार्ड स्वाइप कीजिए। मैं इसे आज ही ड्राइव करके ले जा रहा हूँ। ओह सर, प्लीज़ प्लीज़ यहाँ बैठिए। मैं अभी तुरंत कागजी कार्रवाई शुरू करवाता हूँ। चेस, तुम अभी सिर्फ 18 साल के हो। क्या इस तरह की इतनी चमचमाती गाड़ी में घूमना सही रहेगा? अगर हमारे रिश्तेदारों ने इसे देख लिया तो वो जलन के मारे भुन जाएंगे। यह सही क्यों नहीं रहेगा? मैंने इसे कमाया है। ये पैसे मैंने अपने इन दोनों हाथों से कमाए हैं, तो मैं इसे भला क्यों छुपाऊं? मैं चाहता हूं कि हर वो इंसान जिसने कभी मुझे नीचा दिखाया था वो इसे अपनी आंखों से देखे। माफ़ कीजिएगा सर, सॉरी। आज कैंपस में बहुत ज़्यादा भीड़ है। नए स्टूडेंट्स फ्रेशमैन को छोड़ने आने वाली प्राइवेट गाड़ियों को कैंपस के अंदर जाने की इजाज़त नहीं है। प्लीज़ गाड़ी पीछे लीजिए। सर, मैं किसी नए स्टूडेंट को छोड़ने नहीं आया हूँ। तो फिर आप यहाँ किस लिए आए हैं? मैं खुद ही नया स्टूडेंट हूँ। मैं यहाँ एडमिशन लेने आया हूँ। अरे चेस, हम कब से तुम्हारा इंतजार कर रहे थे, आखिरकार तुम आ ही गए। जल्दी करो, गेट खोलो। तेरी तो, ये वही महान नेशनल एग्जाम चैंपियन है जिसने हमारी शिया जियांग यूनिवर्सिटी के लिए चिंघुआ और पेकिंग यूनिवर्सिटी के ऑफर ठुकरा दिए थे। ये चेस है। ये तो दिखने में बहुत ही ज्यादा हैंडसम है, बिल्कुल किसी मूवी स्टार की तरह। और उसकी गाड़ी तो देखो, पोर्श कायन। शोरूम से बाहर निकालने तक ये कम से कम 1.5 मिलियन की होगी। ये भला किस तरह की किसी नाटक ड्रामा जैसी एंट्री है? चेस, इधर देखो। यूनिवर्सिटी ने खास तुम्हारे लिए इस प्राइवेट आंगन का इंतजाम किया है। ये फैकल्टी हाउसिंग एरिया में बांस के पेड़ों के बीच छुपा हुआ है, बिल्कुल शांत और सुकून भरा। तुम्हारी पढ़ाई में कोई खलल नहीं डालेगा। डायरेक्टर हार्पर, इस ऑफर के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन मैं इस प्राइवेट हाउसिंग को छोड़ना चाहूंगा। लेकिन क्यों? यह हमारी सबसे टॉप क्लास रहने की जगह है। मैं एक साधारण डॉर्म हॉस्टल के नॉर्मल बेड पे रहना ज्यादा पसंद करूंगा। हो सके तो 4 लोगों वाला कमरा। आखिरकार ये कॉलेज है, इंसान को यहाँ के सामूहिक जीवन का अनुभव तो मिलना ही चाहिए। अरे भाई, आखिरकार तुम आ ही गए। रूम नंबर 202 अब जाकर पूरी तरह कंप्लीट हुआ है। मैं लाओशान शेंडोंग से लियो हूँ। तुमने लाओशान बियर के बारे में सुना है? हाँ, वही लाओशान। हे, मैं गुआंगशी से शे हूँ। भाई, मेरा तो पत्ता साफ हो गया। मुझे पता लगता था कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में सबसे हैंडसम लड़का मैं ही हूँ, लेकिन अब तुम्हें देखने के बाद भूल जाओ, मैं सीधे दूसरे नंबर पर आ गया। हे गाइस, मैं नानजिंग से चेस हूँ। रुको रुको रुको, चेस, तुम वो असली चेस तो नहीं हो? मतलब वो नेशनल एग्जाम चैंपियन, नौसिखियों के इलाके में तबाही मचाने वाला सबसे टॉप लेवल का प्लेयर, वो चेस? हाँ, मैं वही हूँ। तेरी तो, वो महान विद्वान, प्लीज मेरा सादर प्रणाम स्वीकार करें। बॉस, फाइनल एग्जाम्स में तुम्हें ही नैया पार लगानी पड़ेगी। ठीक है, उठ जाओ, ये सब बंद करो। वैसे तुम सबने जियांग यूनिवर्सिटी को ही क्यों चुना? मेरे लिए तो इसलिए क्योंकि मेरी दादी हुआ में रहती हैं, और जियांग यूनिवर्सिटी सबसे बेस्ट स्कूल है जहां मेरे स्कोर्स के हिसाब से एडमिशन मिल सकता था। जाहिर है, क्योंकि इस स्कूल का रुतबा बहुत ज़बरदस्त है, मेरे मिजाज से बिल्कुल मेल खाता है। लेकिन मैंने न्यूज़ में जो देखा था, तुमने चिंगुआ और पेकिंग यूनिवर्सिटी दोनों को ठुकरा दिया। तुम सच में बहुत हिम्मत वाले बंदे हो जो उनके बदले यहाँ आए। इसके पीछे ज़रूर कोई खास वजह होगी।
चलो देश के अलग अलग कोनों से हम चारों का रूम नंबर 202 में एक साथ आने की खुशी में चीयर्स चीयर्स। स्टूडेंट्स, इस साल शियाजियांग यूनिवर्सिटी 735 के एक हैरान कर देने वाले स्कोर के साथ एक बेहद असाधारण नए स्टूडेंट का स्वागत कर रही है। उसने लिबरल आर्ट्स नेशनल एग्जाम के इतिहास में अब तक का सबसे बड़ा रिकॉर्ड बनाया है और उसने चिंगहुआ और पेकिंग यूनिवर्सिटी दोनों के बार बार दिए गए न्योते को पूरी तरह से ठुकरा दिया और उनके बदले हमारी जियांग यूनिवर्सिटी को चुना। 735 नंबर, यह तो नेशनल एग्जाम का भगवान है। वो कहाँ है? वो कहाँ है? चेस कहाँ है? चेस, खड़े हो और अपना परिचय दो। हे एवरीवन, मैं चेस हूँ। परंपरा के हिसाब से तो इस वक्त मेरी लाइन ये होनी चाहिए थी। मुझे इस मुकाम तक पहुंचाने के लिए सभी फैकल्टी और स्टाफ का शुक्रिया। नए स्टूडेंट के तौर पर यहाँ खड़ा होना मेरे लिए सम्मान की बात है, प्रतिनिधि के तौर पर। लेकिन ईमानदारी से कहूँ तो अपनी तरफ टिकी हजारों आंखों को नीचे घूरते हुए मुझे बिल्कुल भी गर्व महसूस नहीं हो रहा है। इस वक्त मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही ख्याल आ रहा है कि यहाँ से भाग जाऊं। ये लड़का वाकई बहुत मज़ेदार है। सोशल एंग्जाइटी, सामाजिक घबराहट में कोई इतना कॉन्फिडेंट कभी नहीं दिखा। तो मैंने हाल ही में एक नया शब्द इजाद किया है। इसका पूरा नाम है सोशल एंग्जाइटी डिसऑर्डर। आप शायद सोच रहे होंगे, अगर मुझे सोशल एंग्जाइटी है तो मैं यहाँ इतनी शांति से क्यों खड़ा हूँ? क्योंकि कुछ रास्ते ऐसे होते हैं जिनके बारे में जानते हुए भी कि वो मुश्किल होंगे, आपको उन पर चलना ही पड़ता है। यही जिंदगी है। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनसे आप भाग नहीं सकते, क्योंकि भागने से सिर्फ और बुरे नतीजे मिलते हैं, यहाँ तक कि जिंदगी भर का पछतावा ही। इसलिए मेरे साथी स्टूडेंट्स, हिम्मती बनो, किसी से प्यार करो, पहाड़ पर चढ़ो, किसी सपने का पीछा करो। आखिरकार ये जिंदगी छोटी है और पीछे मुड़कर देखें तो अंत में हम सब कुछ खो ही देंगे। तब तक का इंतजार मत करो जब तक कि हर याद एक ऐसा पछतावा न बन जाए जिसे आप कभी सुधार न सके। माफ कीजिएगा, क्या ये सीट खाली है? नहीं। हाय, मैं चेस हूँ। हाय, मैं रेन हूँ। एवरीवन, शांत हो जाइए। शियाजियांग यूनिवर्सिटी में आप सभी का स्वागत है। मैं मिस्टर वॉटसन हूँ। अगले 4 सालों तक मैं आपका एडवाइज़र रहूँगा। इसके बाद मैं रोल कॉल हाजिरी शुरू करूँगा। जब मैं आपका नाम पुकारूं तो ऊपर आइए और अपना एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दीजिए ताकि हम सब एक दूसरे को जान सकें। वह बुरी तरह डरी हुई है। इस बेहद शर्मीली, खुद को असुरक्षित महसूस करने वाली नासमझ लड़की के लिए दर्जनों अजनबी आंखों के सामने पोडियम पर खड़े होना किसी सरेआम दी जाने वाली फांसी की सजा से कम नहीं है। टाइलर, हे हे एवरीवन, मैं टाइलर हूँ। मैं बास्केटबॉल में अच्छा हूँ। नेक्स्ट, फ्रैंक, हे एवरीवन, मैं फ्रैंक हूँ। प्राइमरी स्कूल से लेकर हाई स्कूल तक मैं हमेशा क्लास प्रेसिडेंट रहा हूँ। मुझे उम्मीद है कि कॉलेज में भी मुझे आप सबकी सेवा करने का मौका मिलेगा। चेस, हे एवरीवन, मैं चेस हूँ। मेरा शौक पढ़ाई करना है, लेकिन ये झूठ है। मेरा असली शौक इंटरनेट चलाना, वीडियो गेम्स खेलना है और जिन भी चीज़ों में लड़कों का इंटरेस्ट होता है मेरा भी है। ये वो लड़की है जो अभी मेरे बगल में बैठी थी, रेन। मेरे उलट इसका शौक शायद सचमुच पढ़ाई करना ही है, इसलिए मैंने आगे बढ़कर उसका इंट्रोडक्शन भी खुद ही दे दिया। शुक्रिया मिस्टर वॉटसन, इस लड़के ने बीच में आकर मुझे बचा लिया। दिलचस्प है, उसने मेरी मदद क्यों की? चेस, मुझे मुझे जाना होगा। ठीक है रेन, क्या तुम्हें बाद में कोई काम है? ओह, जाओ, रास्ते में संभल कर जाना। क्लास खत्म होते ही वह तेजी से भागती है। पक्का उसके पास कोई काम है। शायद फिर से किसी पार्ट टाइम जॉब को ढूंढने की जल्दी में है। अपनी पिछली जिंदगी में उसने अपनी माँ के मेडिकल बिलों को चुकाने के लिए जी तोड़ मेहनत की थी। जो भी छोटा मोटा काम मिलता था वह उसे करती थी, लेकिन लंबे समय से सही पोषण न मिलने की वजह से वह इतनी कमजोर दिखती थी कि हवा का एक झोंका भी उसे गिरा दे। कोई भी ढंग का मालिक उसे काम पर रखने की हिम्मत नहीं करता था। नासमझ लड़की, इस बार मेरे यहाँ रहते हुए तुम्हें उस तरह और दुख झेलने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। साबुन की वह हल्की सी खुशबू बिल्कुल वैसी ही है जैसी मेरी पिछली जिंदगी में थी। मेरी पिछली जिंदगी में यह 1 साल बाद नानजिंग की बात थी। मैं अपना बिजनेस शुरू कर रहा था और मैंने अभी अभी बैंक से 5 लाख युआन निकाले थे, जो मेरे माता पिता की जिंदगी भर की जमा पूंजी थी। ये लड़की न जाने कब से भूखी है। गंभीर कुपोषण, सीवियर मॉलन्यूट्रिशन। अगर थोड़ी सी भी देर हो जाती तो उसका ब्रेन और हार्ट हमेशा के लिए फेल हो सकते थे। शुक्रिया। इसमें कितने पैसे खर्च हुए? मैं काम करके आपको वापस चुका दूंगी, इसकी चिंता मत करो। बस ग्लूकोज की कुछ बोतलें थीं। ये कोई बड़ी बात नहीं थी। तुम्हारा तुम्हारा नाम क्या है? मैं रेन हूँ, शियाजियांग यूनिवर्सिटी में सेकेंड ईयर की स्टूडेंट हूँ। सर, क्या क्या आप मुझे 3 लाख उधार दे सकते हैं? मेरी माँ को किडनी ट्रांसप्लांट की ज़रूरत है। अगर आप मुझे उधार देने के लिए तैयार हैं तो मैं ज़िंदगी भर के लिए आपकी हो जाऊंगी। हम अभी जाकर कोर्ट मैरिज रजिस्टर कर सकते हैं। आप जो कहेंगे मैं वो सब करूंगी। वह अपनी इज्जत बेचने वाली किसी लड़की की लाचारी नहीं थी, बल्कि अपनी माँ को बचाने के लिए सब कुछ कुर्बान कर देने को तैयार एक बेटी का दृढ़ संकल्प था। बिजनेस शुरू करने में ज़्यादा से ज़्यादा 2 लाख का खर्च आता, बाकी के 3 लाख मैं उसे उधार दे सकता था। लेकिन उस वक्त मेरे दिल पर मेलोडी का साया मंडरा रहा था, एक ऐसा साया जिसे मैं झटक नहीं पा रहा था।
मैं तब भी यही ख्वाब देख रहा था कि एक बार मेरा बिजनेस चल पड़े और मैं खूब पैसे कमा लूँ, तो मैं फिर से उसकी दुनिया में वापस लौट सकूंगा। अगर बिजनेस में और इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत पड़ गई तो मुझे माफ़ करना, मेरे पास इस पैसे के लिए कुछ और प्लान्स हैं। 3 महीने बाद मैंने दोबारा रेम का नाम सुना, और इसके साथ आई दुनिया की सबसे दिल दहला देने वाली खबर। उसके पिता का साया बचपन में ही उड़ गया था। उसके दादाजी बीमारी से चल बसे थे। परिवार को जिंदा रखने की कोशिश में उसकी माँ ने इतनी मेहनत की कि उनकी किडनी फेल हो गई। सिर्फ सर्जरी का खर्च ही 3 लाख था। और वो लड़की जो हर वक्त खाने के नाम पर सिर्फ 3 सूखे बंस और पानी मिली हुई दलिया खाती थी, उसने अपने हर एक रिश्तेदार के आगे हाथ फैलाए पर वो 3000 रुपए तक नहीं जुटा सकी। जब उसकी उम्मीद की आखिरी किरण भी टूट गई, तो वो किसी पागल औरत की तरह एक दिन में 3-3 नौकरियां करने लगी। आखिरकार गंभीर लो ब्लड शुगर की वजह से उसका हार्ट फेल हो गया, और वो अपने सालों से बीमार माँ के बगल में ही हमेशा के लिए सो गई। उस साल वह सिर्फ 21 साल की थी। आज मैंने क्लासमेट्स को अम्यूजमेंट पार्क, मनोरंजन पार्क के बारे में बातें करते सुना। पता नहीं वो अंदर से कैसा दिखता होगा। काश मैं 20 साल की होने से पहले उसे एक बार देख पाती। आज मेरे क्लासमेट्स इस बात पर चर्चा कर रहे थे कि इस वीकेंड कहाँ जाना है। मेरी उनके साथ शामिल होने की हिम्मत ही नहीं हुई। मेरे पास कोई वीकेंड नहीं होता, मुझे काम में माँ की मदद करनी होती है। लेकिन काश मुझे ऐसा ना करना पड़ता। माँ पहले से ही बहुत थक चुकी हैं। दादी ने आज स्कूल के सामान के लिए चुपके से मुझे 5 युआन दिए। मुझे पता है उन्होंने ये पैसे कबाड़ इकट्ठा करके बचाए थे। मैं इन्हें संभाल कर रखूंगी और एक दिन दादी के लिए नए कपड़े खरीदूंगी। उसकी डायरी में खुशी नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। उसका हर एक दिन सिर्फ पैसों की चिंता से भरा हुआ है। यहाँ तक कि वो एक नई पेंसिल खरीदने की हिम्मत भी नहीं कर पाती। लेकिन जब यह दुनिया उसके साथ इतनी बेरहम है, तब भी वो इतनी मासूम और नेक बनी हुई है कि यह देखकर दिल टूट जाता है। मैंने आज आंटी वाम की दुकान संभालने में मदद की। उन्होंने मुझे एक्स्ट्रा 10 युआन दिए। मुझे पता है वो मेरी मदद करने की कोशिश कर रही थी। मुझे इस एहसान को हमेशा याद रखना होगा। मेरी डेस्क पर बैठने वाली सहेली ने मुझे एक इरेजर दिया, कहा कि उसने गलती से बहुत ज़्यादा खरीद लिए हैं। मुझे पता है उसने ये जानबूझकर किया था। शुक्रिया। लेकिन मैं इसे जाहिर नहीं होने दे सकती, नहीं तो अगली बार वो मेरी मदद करने की हिम्मत नहीं करेगी। चेस, क्या हुआ? कोई बुरा सपना देखा क्या? मैं ठीक हूँ, नासमझ लड़की। अब जब मैं इस जिंदगी में वापस लौट आया हूँ, तो चाहे मुझे मौत से ही क्यों न लड़ना पड़े, मैं उस पिछली जिंदगी की त्रासदी का एक भी साया तुम्हें छूने तक नहीं दूंगी। रेन, चेस, क्या कुछ गड़बड़ है? तुम कहाँ जा रही हो? वापस हॉस्टल जा रही हो? मैं भी उसी तरफ जा रहा हूँ। आओ, मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। नहीं नहीं, कोई बात नहीं, मैं खुद पैदल चली जाऊंगी, शुक्रिया। तुम्हें अंदाजा भी है कि इस वक्त क्या समय हुआ है? हॉस्टल वापस जा रही हो? पर क्या इस वक्त कैफेटेरिया में कोई खाना बचा भी होगा? मेरी फ़ोन की बैटरी फिर से ख़राब हो गई है। ये बिना किसी वजह के बार बार बंद हो जाता है। मुझे तो इस वक्त सही समय भी नहीं पता। मेरी गाड़ी उधर खड़ी है, चलो चले। सच में कोई बात नहीं, अगर मैं काफ़ी तेज़ दौड़ूंगी तो अभी भी टाइम से पहुंच जाऊंगी। बस अंदर बैठो। मेरी गाड़ी में ज़्यादा देर पार्क नहीं रह सकती। अगर पार्किंग टिकट कट गया तो सीधा 200 युआन का जुर्माना लगेगा। 200 युआन। मेरे पूरे सेमेस्टर के रहने का खर्च ही सिर्फ कुछ 100 युआन है। 200 युआन तो बहुत बड़ी रकम है। अगर मेरी वजह से इन पर जुर्माना लग गया तो मैं उसे कभी कैसे चुका पाऊंगी? सामने पैसेंजर सीट पर बैठ जाओ, पीछे का दरवाज़ा खराब है, वो नहीं खुलेगा। मुझे इसके बारे में नहीं पता। क्या सीट बहुत ज़्यादा गर्म है? अरे नहीं। नहीं तो फिर तुम सीट के ऊपर इस तरह हवा में क्यों लटकी हुई हो? क्या ऐसे बैठने में थकान नहीं हो रही? मुझे मुझे आज थोड़ी गर्मी लग रही है, मुझे थोड़ा पसीना आ गया था। आपकी गाड़ी बहुत साफ है। मुझे डर लग रहा है, डर कि कहीं मैं सीट गंदी ना कर दूं। नासमझ लड़की, ये सिर्फ एक गाड़ी है। मेरी नज़रों में ये तुम्हारे सिर के एक बाल के बराबर भी कीमती नहीं है। सीट बेल्ट लगा लो। ओ माय गॉड, ये क्या कर रहे हैं? देखो, अब तुम्हारी पीठ वैसे भी सीट से छू चुकी है, तो ये पहले ही गंदी हो चुकी है। इसलिए अब खुद को तकलीफ देना बंद करो और ठीक से बैठ जाओ। तुम बाद में कभी मेरे लिए इस सीट को साफ करना। मैं इसे साफ कर दूंगी। मैं इसे बिल्कुल चमका दूंगी। मैं वादा करती हूँ। अपनी पिछली जिंदगी में मैं अपने तथाकथित घमंड और पुराने प्यार के पागलपन के पीछे छुपा रहा और तुम्हें बचा नहीं सका। लेकिन इस बार मैं तुम्हें, तुम जैसी छोटी नासमझ को, इस अंतहीन खाई से धीरे धीरे बाहर निकाल कर रहूंगा। वापस छोड़ने के लिए आपका बहुत शुक्रिया, चेस। मैं अब अंदर जाती हूँ। जरा रुको, मुझे लगता है कि मैं अपना फ़ोन हॉस्टल में ही भूल आया हूँ। मुझे एडवाइज़र से कोई बहुत ज़रूरी बात करनी है। क्या मैं 1 सेकंड के लिए तुम्हारा फ़ोन ले सकता हूँ? अरे रुको, मैं तो अपना फ़ोन साथ ही लाया हूँ। बस मुझे पहले महसूस नहीं हुआ था। शुक्रिया रेन। नासमझ लड़की, अब मेरे पास तुम्हारा नंबर आ चुका है। जाओ खाना खाओ और थोड़ा ज़्यादा मीट खाया करो। खुद को भूखा रखना बंद करो। माफ़ कीजिएगा सर, क्या आपको बर्तन धोने के लिए कोई पार्ट टाइम कर्मचारी चाहिए? मैं कुछ भी काम कर सकती हूँ। हाँ, तुमने क्या कहा? थोड़ा तेज़ बोलो, सुनाई नहीं दे रहा। हटो हटो, रास्ते से हटो। बिजनेस में रुकावट मत डालो। लड़की, हवा का एक झोंका तुम्हें गिरा दे, तुम पानी की एक बाल्टी तक नहीं उठा सकती। हमें तुम्हारी ज़रूरत नहीं है। नासमझ लड़की, तुम्हारी पिछली ज़िंदगी में भी बिल्कुल ऐसा ही हुआ था। तुम अपनी माँ के इलाज के पैसों के लिए हर जगह हाथ फैलाती फिरती थी। हर मोड़ पर अपने आत्मसम्मान का घूंट पीती थी।
इस बार मैं तुम्हें दोबारा उस तरह कैसे तड़पने दे सकता हूँ? रेन, चेस, अंदर बैठो, मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। नहीं नहीं, कोई बात नहीं, मैं पैदल चली जाऊंगी। तुम्हें अंदाजा भी है कि क्या समय हुआ है? मेरा फोन फिर से बंद हो गया। उन रेहड़ी पटरी वालों का खाना बहुत महंगा और अनहेल्दी होता है। हम स्टूडेंट्स के लिए कैफेटेरिया ही सबसे सही और सस्ता है। चलो अंदर आओ। मैं यहाँ गाड़ी पार्क नहीं कर सकता। अगर पार्किंग टिकट कट गया तो फिर से 200 युआन लग जाएंगे। यहीं रुको, मुझे कुछ लेकर आना है। मैंने इंजन चालू छोड़ दिया है। रेन, जरा गाड़ी का ध्यान रखना। ठीक है, मैं बहुत ध्यान से देखूंगी। ये लड़की कितनी भोली और सच्ची है, कितनी प्यारी है। पर ये अकेले 2 लोगों का खाना क्यों खरीद रहे हैं? रेन, तुम ये क्या सोच रही हो? जैसे एक बहुत अमीर और होनहार लड़का है, तुम ऐसी गलतफहमी पालने की जरूरत भी मत करना। रिन, तुम कुछ भूल गई हो। यह खाना, क्या यह मेरे लिए है? मुझे मुझे सच में इसकी ज़रूरत नहीं है। आप मुझे खाना खिलाना ये बहुत ज़्यादा हो जाएगा। लेकिन मैं तो इसे खरीद चुका हूँ। भला एक इंसान 2 लोगों का खाना कैसे खा सकता है? जब तुम्हें ये नहीं चाहिए तो मैं इसे खराब तो होने नहीं दे सकता, है ना? मुझे इसे फेंकना ही पड़ेगा। अरे रुकिए रुकिए, 1 मिनट। कहाँ? मैं बाद में आपसे कहाँ मिल सकती हूँ? मेरे हॉस्टल के नीचे, ठीक मेरी गाड़ी के पास। शाम 7 बजे। रेन, तुम वापस आ गई। जल्दी करो और खाना खा लो। तुम्हें अंदाज़ा भी है कितनी देर हो चुकी है। हाँ, मैं साथ में खाना लाई हूँ। ना समझ लड़की, हमेशा खुद से पहले दूसरों के बारे में सोचती है। क्या हमने 7 बजे का समय तय नहीं किया था? तुम इतनी जल्दी यहाँ क्यों आ गई? मुझे मुझे डर था कि कहीं मैं लेट ना हो जाऊँ। चलिए गाड़ी साफ करना शुरू करते हैं। वह बहुत ज़्यादा कमज़ोर है। 18 या 19 साल की लड़की में इस तरह का स्टैमिना ताकत बिल्कुल नहीं होना चाहिए। रेन, तुम रोज़ रात के खाने में क्या खाती हो? सूखे बंस और कभी कभी दलिया। चेस, क्या आप इसलिए नाराज़ हैं क्योंकि मैंने आपकी गाड़ी गंदी कर दी? मेरा मेरा यह तौलिया वो है जिससे मैं अपना चेहरा साफ करती हूँ। मैंने इसे कई बार धोया है, ये सच में बहुत साफ है। बिल्कुल भी गंदा नहीं है। तुम माफ़ी क्यों मांग रही हो? मैं तो असल में ये पूछने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर ये तौलिया चेहरा धोने के लिए है और अब तुमने इससे मेरी गाड़ी की सीट साफ कर दी है, तो तुम अपना चेहरा किससे धोगी? ओह, अरे ये तौलिया काफ़ी अच्छा है, मैं इसे रख लेता हूँ। रेन, तुम्हें कोई एतराज़ तो नहीं है ना? बिल्कुल भी नहीं। बहुत बढ़िया। लेकिन मैं कभी कोई चीज़ मुफ्त में नहीं लेता। चूंकि मैंने तुम्हारा तौलिया लिया है, इसलिए मुझे तुम्हें एक नया तौलिया दिलाने ले जाना होगा। चलो चलें। चेस, आपको सच में ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है। मैं चेस, ये बहुत महंगा है, मैं सच में इसे स्वीकार नहीं कर सकती। ये तौलिया एक बराबर का सौदा ट्रेड है। मैंने तुमसे कहा था ना कि मैं कोई भी चीज़ मुफ्त में नहीं लेता, और इसे अब वापस भी नहीं किया जा सकता। रेन, बस इसे मेरे लिए इस्तेमाल कर लो। नहीं, ये बहुत महंगा है। मैं ऐसे ही आपकी चीज़ें मुफ्त में नहीं ले सकती। तुमने गाड़ी साफ करने का काम काफ़ी अच्छे से किया है। ये बेड कर्टेन, बिस्तर का पर्दा आने वाले समय में 3 बार गाड़ी धोने की पेमेंट है। जब मैं बाहर गाड़ी धुलवाता हूँ तो हर बार कम से कम 40 युआन का खर्च आता है। 3 बार गाड़ी धोने के 120 युआन हुए, और ये बेड कर्टेन सिर्फ 70 का है। तो इस तरह से मैं असल में 50 युआन के फ़ायदे में हूँ। लेकिन बेशक अगर तुम ऐसा नहीं करना चाहती तो बस ऐसा समझो कि मैंने इस डील का जिक्र ही नहीं किया। वैसे भी ये मेरे किसी काम का नहीं है, मैं इसे फेंक दूंगा। इसे मत फेंकिए। मैं मैं ये डील स्वीकार करती हूँ। मैं वादा करती हूँ कि मैं आपकी गाड़ी बहुत अच्छे से साफ करूंगी। जहाँ तक मुझे याद है, मेरी दुनिया में अंतहीन काम और कभी न चुकाए जा सकने वाले कर्ज के सिवा कुछ नहीं था। हर तरफ सिर्फ धुंधलापन और कड़कड़ाती ठंड थी। लेकिन आज कोई मेरे लिए सबसे स्वादिष्ट खाना लेकर आया, और सबसे अनाड़ी लेकिन बेहद नाजुक तरीके से मेरे लिए एक नया तौलिया और एक बेड कर्टेन खरीदा। हेलो रेन, गुड मॉर्निंग। मैं चेस बोल रहा हूँ। चेस, क्या तुम आज फ्री हो? मुझे एक मदद चाहिए। मेरे साथ बुक स्टोर चलो कुछ टेक्स्ट बुक्स चुनने के लिए। मैंने सुना है कि तुम हाई स्कूल में टॉप स्टूडेंट थी, तो मुझे समझने में मदद करो कि क्या अच्छा है। मैं सच में ज़्यादा नहीं जानती। ज़्यादा? बिल्कुल परफेक्ट। फिर हम दोनों मिलकर इसे समझ लेंगे। मैं तुम्हारे हॉस्टल के नीचे तुम्हारा इंतज़ार करूंगा। 30 मिनट में मिलते हैं। रेन, वीकेंड है और तुम इतनी जल्दी उठ गई हो। किसके साथ डेट पर जा रही हो भाई? अरे, तुम्हारे कान इतने लाल क्यों हो रहे हैं? ये कोई डेट नहीं है, बस एक क्लासमेट ने मुझसे मदद मांगी है। रुको, तुम ये कपड़े पहनकर बाहर जा रही हो? मेरे वाले पहनो। मैंने तो इसे आज तक एक बार भी नहीं पहना। तुम कितनी सुंदर हो। इस तरह अच्छे से तैयार ना होना तो हुस्न की बर्बादी है। सुंदर, यह शब्द तो कभी मेरी जिंदगी के आसपास भी नहीं भटका। इतने अच्छे कपड़े, मैं इन्हें पहनने के लायक नहीं हूँ। नहीं शुक्रिया टीना, मैं अपने ही कपड़े पहन लूंगी। गुड मॉर्निंग चेस, चले चलते हैं, बुक स्टोर कैंपस के गेट के पास ही है। रेन, क्या तुम थोड़ा तेज चल सकती हो? मेरे बगल में आकर चलो, मैं तुम्हें खा नहीं जाऊंगा। तुम नानजिंग से हो, है ना? नानजिंग बहुत ही खूबसूरत जगह है। घर पर कौन कौन है? मेरी मेरी मम्मी और मेरी दादी। और तुम्हारे पापा? मुझे माफ़ करना, मुझे ये नहीं पूछना चाहिए था। दरअसल मेरे पापा का साया भी बचपन में ही उठ गया था, हार्ट की बीमारी थी। जब मैं 7 साल का था तब वो चले गए। तो मुझे लगता है कि हम दोनों एक ही कश्ती के सवार हैं। मेरे पापा की मौत एक कंस्ट्रक्शन साइट पर हादसे में हुई थी। उस साल मैं 5 साल की थी। मचान गिर गया था। खबर सुनते ही मेरे दादाजी वहीं ढेर हो गए।
उन्हें जल्दी से हॉस्पिटल ले जाया गया पर वो उन्हें बचा नहीं सके। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद मम्मी ने अकेले ही पूरे परिवार को संभाला। दिन में एक फैक्ट्री में काम करती थी, रात को एक रेस्टोरेंट में बर्तन होती थी, और सुबह होने से पहले मंडी में फल सब्जियां ढोती थीं। एक दशक से भी ज्यादा समय तक वो दिन में सिर्फ 3 या 4 घंटे ही सोईं। पिछले साल की शुरुआत में मम्मी अचानक गिर पड़ी। डॉक्टर ने कहा कि उनकी किडनी फेल हो गई है। सर्जरी में कितना खर्च आएगा? 3 लाख युआन। क्या तुमने रिश्तेदारों से उधार लेने की कोशिश की? हमने सबके आगे हाथ फैलाए पर हम 3,000 भी नहीं जुटा सके। और तुम्हारी दादी? दादी 70 साल से ज्यादा की हैं। वो सुबह होने से पहले कबाड़ इकट्ठा करने निकल जाती हैं और अंधेरा होने के बाद ही वापस आती हैं। वो अपने ऊपर एक पैसा भी खर्च नहीं करती, एक एक पाई मेरे रहने के खर्च के लिए बचाती हैं। मैंने कह दिया। मैंने अपनी यह बिखरी हुई, बदहाल और दुखों से भरी जिंदगी उसके सामने खोल कर रख दी। अब किसी भी सेकंड वो भी बाकी सब लोगों की तरह हो जाएगा। या तो मुझ पर तरस खाएगा या मुझसे नफरत करेगा, फिर जल्दी में जाने का कोई बहाना बनाएगा और मुझसे फिर कभी बात नहीं करेगा। चलोगी? क्या हमने ये नहीं कहा था कि पहले बुक स्टोर चलेंगे, बाकी सब बातें बाद में देख लेंगे? वो भागा नहीं, उसने मुझसे नफरत नहीं की। तुम वहां खड़ी क्या कर रही हो? अंदर आओ। इस तरह की जगह मेरे जैसे इंसान के लिए नहीं बनी है। रेन, अगर तुम यहाँ नहीं आओगी तो मुझे कैसे पता चलेगा कि कौन सी किताबें अच्छी हैं? क्या तुम चाहती हो कि मैं आंखें बंद करके कोई भी किताब चुन लूँ? मैंने इसे पहले पढ़ा है, हाई स्कूल में लाइब्रेरी से उधार लिया था। कैसी थी वो? बहुत सतही शैलो है, उसकी थ्योरी में गहराई नहीं है। मुझे माफ़ करना, मेरा मतलब था कि माफ़ी मत मांगो। मैं तुम्हें यहाँ अपना एडवाइज़र बनाकर लाया हूँ। इस वाले के बारे में क्या ख्याल है? ये बहुत शानदार है। लेखक का नज़रिया बहुत यूनिक है, खासकर ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर वाला सेक्शन। इसका अप्रोच वाकई बहुत सटीक है। अगर तुम्हें ये अच्छी लगी तो बस यही फाइनल है। और ये वाली भी, ज़रा इसे मेरे लिए देखो। कोई और रिकमेंडेशन? ओह, चेस। ये इंट्रोडक्शन इकोनॉमिक्स सच में बहुत अच्छी है। तुम इस वक्त जिस लेवल पर हो उसके लिए ये बिल्कुल परफेक्ट है। ओह, तो फिर ये वाली भी रख लेते हैं। कुछ और? तुम अपने पूरे गांव से शियाजियांग यूनिवर्सिटी में एडमिशन पाने वाली पहली इंसान हो, है ना? हाँ, पूरे गांव का गौरव। चेस किताबें चुनना तो खत्म हो गया। मुझे मुझे अब वापस चलना चाहिए। रुको, दोपहर हो चुकी है। चलो कुछ खा लेते हैं। नहीं शुक्रिया, मुझे भूख नहीं है। पर मुझे तो है, इसे आज किताबें चुनने में मेरी मदद करने की पेमेंट समझ लो। चलो आओ, इस गली के ठीक बाहर एक नई नूडल शॉप खुली है। मैंने सुना है कि यह काफ़ी अच्छी है। मैं उन पर और उधार नहीं चढ़ाना चाहती। खाना, किताबें, तौलिया, हर बार जब हमारी बात होती है मुझ पर उनका कर्ज थोड़ा और भारी हो जाता है। मैं भला उन्हें किस चीज़ से वापस चुका पाऊंगी? मैं मना कैसे करूं? इस इंसान के पास हमेशा ऐसा तरीका होता है कि मना करना नामुमकिन हो जाता है। आग बढ़ो और ऑर्डर करो। मैं बस एक बाउल प्लेन सादे नूडल्स ले लूंगी। प्लेन नूडल्स का एक बाउल 6 युआन का है। तुमने आज 3 बेहतरीन प्रोफेशनल टेक्स्ट बुक्स चुनने में मेरी मदद की है। मार्केट रेट के हिसाब से एक प्रोफेशनल कंसल्टेंट की 1 घंटे की फीस कम से कम 30 युआन होती है। तो आज के हिसाब से बराबरी करने के लिए मुझ पर तुम्हारे कम से कम 5 बाउल प्लेन नूडल्स उधार हैं। लेकिन आपने तो अभी कहा था कि आप मुझे सिर्फ एक वक्त का खाना खिला रहे हैं। बिल्कुल सही। चूंकि ये सिर्फ एक वक्त का खाना है, इसलिए ये खाना इतना अच्छा होना चाहिए जो प्लेन नूडल्स के उन 5 बाउल्स की कमी को पूरा कर सके। भैया 2 बाउल अपने सिग्नेचर बीफ नूडल्स लगा देना, दोनों बड़े वाले। साथ में 2 उबले हुए अंडे, ब्रेस्ड एग्स, और 2 प्लेट अपने यहाँ की खास डिशेज भी। अभी लाया भाई। चेस, आपको सच में इतना सब ऑर्डर करने की ज़रूरत नहीं थी। ये बहुत महंगा है। मैं ये सब खत्म नहीं कर पाऊंगी। अब तो खाना कढ़ाई में जा चुका है, इसे अब वापस नहीं लिया जा सकता। अगर तुम्हें सच में बुरा लग रहा है तो अगली बार इसकी भरपाई करने के लिए मेरे लिए कुछ और किताबें चुन लेना। अब चलो खाओ, नूडल्स ठंडे होने पर गल जाते हैं। नहीं, आप खाइए, मुझे उबले हुए अंडे पसंद नहीं है। इनमें वो उबला हुआ स्वाद बहुत ज़्यादा होता है। तुम भी ना? चलो मैं ही खा लेता हूँ। खाने को बर्बाद तो नहीं होने दे सकते। ये कितना स्वादिष्ट है। बीफ कितना संभला हुआ है, नूडल्स कितने चबाने लायक चुई हैं, और इसका सूप कितना गाढ़ा और लजीज है। अगर कम पड़े तो और ले लेना। ये बहुत सारा है, सच में बहुत ज़्यादा है। मुझे उतनी भूख नहीं है, इसमें मीट बहुत ज़्यादा है। मैं इसे खत्म नहीं कर पाऊंगी, आप ही खाइए। रोना मत, रेन। तुम इस इंसान के सामने बिल्कुल भी नहीं रो सकती। ये बहुत शर्मिंदगी भरा होगा, लेकिन मैं इसे रोक नहीं पा रही हूँ। मेरी पूरी जिंदगी में मम्मी और दादी के अलावा किसी ने भी, एक भी इंसान ने मेरे साथ कभी इतनी भलाई नहीं की। और वो तो मुझे 1 महीने से भी कम समय से जानते हैं। चेस, हाँ बताओ। शुक्रिया? किस लिए? दोस्तों को शुक्रिया कहने की जरूरत नहीं होती। दोस्त, मेरा एक दोस्त है। मुझे लगा था कि मेरी पूरी जिंदगी ऐसी ही रहेगी, नाली के चूहे की तरह अकेलेपन में घिसटती हुई। लेकिन अब मेरे ठीक सामने बैठा यह होनहार लड़का मुझसे कहता है कि हम दोस्त हैं। तुम रो क्यों रही हो? अगर तुम्हें सच में इस खाने को लेकर बुरा लग रहा है तो बस धीरे धीरे समय के साथ मुझे वापस चुका देना। कैसे? मुझे सोचने दो। जैसे मेरी किताबें चुनने में मदद करना या मेरी गाड़ी धोना। सच कहूं तो मैंने अभी तक पूरी तरह से सोचा नहीं है। जब सोच लूंगा तो तुम्हें बता दूंगा। तुम मुस्कुरा रही हो, इसका मतलब तुम मान गई हो। बाद में मुकर मत जाना। हेलो डायरेक्टर वेल्स।
मैं चेस बोल रहा हूँ। ओह मिस्टर जियांग, नमस्ते नमस्ते। मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? बस हुक्म कीजिए। वो जो नेफ्रोलॉजी किडनी की मरीज के बारे में मैंने आपसे पता करने को कहा था, उसकी कोई रिपोर्ट आई क्या? हमारे पास सारी डिटेल्स आ चुकी हैं। लिली, उम्र 43 साल, स्टेज 2 किडनी फेलियर। जब तक उन्हें समय पर किडनी ट्रांसप्लांट मिल जाता है तब तक उनके ठीक होने की उम्मीद बहुत शानदार है। हालांकि इसमें कुल खर्च करीब 3,50,000 आएगा। सर्जरी का शेड्यूल तय कीजिए। जो भी सबसे बेस्ट रिसोर्सेज हों उनका इस्तेमाल कीजिए, और याद रहे ये सब स्कॉलरशिप मेडिकल एड प्रोग्राम के नाम के तहत ही होना चाहिए। मरीज को कभी पता नहीं चलना चाहिए कि ये मेरा पर्सनल अरेंजमेंट है। मिस्टर जियांग, हॉस्पिटल की बही खाता बुक कीपिंग संभालना थोड़ा मुश्किल होगा। एक एक पैसे का खर्च मैं खुद उठाऊंगा। आज दोपहर तक फंड अकाउंट में पहुंच जाएगा। लेकिन हॉस्पिटल की तरफ से बाहर जाने वाली कहानी बिल्कुल एक जैसी होनी चाहिए। अगर सच का एक हिस्सा भी बाहर लीक हुआ तो इसके जिम्मेदार आप होंगे। समझ गया। मैं लिली को जितनी जल्दी हो सके एडमिट करवाता हूँ। पूरा चेकअप होगा। जितना जल्दी हो उतना अच्छा है। अपनी पिछली जिंदगी में मैं तुम्हें और तुम्हारी माँ को नहीं बचा पाया था। इस बार मैं उस त्रासदी को कभी दोबारा नहीं दोहराने दूंगी। मेरे मौजूदा करोड़ों के नेटवर्थ के सामने महज 3,50,000 कुछ भी नहीं है। लेकिन उस नासमझ लड़की के लिए ये एक ऐसा भारी कर्ज है जो उसकी रीढ़ की हड्डी तोड़ सकता है। अगर उसे पता चला कि इसके पैसे मैंने दिए हैं तो उसके स्वभाव को देखते हुए वो ना तो खा पाएगी और न सो पाएगी। उसे लगेगा कि वो जिंदगी भर के लिए मेरी कर्जदार हो गई है। मुझे ये इसी तरीके से करना होगा ताकि वो साफ दिल से इसे स्वीकार कर सके। अरे रेन, चलो भी, मैं तुम्हें कैफेटेरिया ले चलता हूँ। नहीं, मैं बस हॉस्टल वापस जाकर सूखे बंस खा लूंगी। कैफेटेरिया में आज ही एक नया काउंटर खुला है। मैंने सुना है कि उनके स्वीट एंड सावर रिब्स बहुत लाजवाब हैं। अगर हम अभी नहीं गए तो वहाँ पागलों जैसी लाइन लग जाएगी। जल्दी करो, ये बहुत ज़्यादा है, मैं ये सब खत्म नहीं कर पाऊंगी। आराम से खाओ, तुम बहुत दुबली हो। तुम्हें और ज़्यादा मीट खाने की ज़रूरत है। अच्छा है ना? ये बहुत अद्भुत है, बहुत ही स्वादिष्ट। तुम इतना धीरे धीरे क्यों खा रही हो? ये इतना स्वादिष्ट है कि मैं नहीं चाहती कि ये खत्म हो जाए। ना समझ लड़की, मैं आज से तुम्हें ये रोज़ खिलाऊंगा। जितना मन करे उतना खाओ, खुद को मत रोको। अगर आप रोज ऐसा करते रहे तो आप मुझे मोटी करेंगे। थोड़ा सा वजन बढ़ना अच्छा है, पकड़ने में ज़्यादा कंफर्टेबल आरामदायक रहेगा। रेन, क्या तुम चोरी छिपे कोई महंगा स्किन केयर इस्तेमाल कर रही हो? नहीं, क्यों? फिर तुम पहले से इतनी चमक कैसे रही हो? खुद को देखो। तुम्हारा रंग, तुम्हारी स्किन अब पहले जैसी सूखी नहीं है, और तुम्हारे बालों में एक अलग ही शाइन है। तुम बिल्कुल एक बदली हुई इंसान लग रही हो। मुझे बस ऐसा लग रहा है कि आजकल मेरी भूख थोड़ी बेहतर हो गई है, और मैं सो भी अच्छे से रही हूँ। हम कहाँ हैं? बाहर आओ। ओ मिस्टर जियांग, आप आ गए। प्रिंसिपल लेन, ये रेन है, वही जिसके बारे में मैंने आपसे पहले बात की थी। आह, ये दिखने में बहुत शांत और धैर्यवान लग रही है। बच्चों को पढ़ाने के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। बच्चों को पढ़ाना? रेन, बात असल में ये है।